तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर और आज हम बात करेंगे उस इशू की और उस टॉपिक की जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली एक हॉट टॉपिक बनकर रह गया है, यानी पाकिस्तान के इदालती निजाम के अंदर इस वक्त जो पेशरफ्त हो रही हैं, जो नए वाकयात हो रहे हैं, जो जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया 6 जजेस की जानिब से, साथ ही साथ जो धमकी अमेज खत जो है वो जजेस को मौसूल हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो कल सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया उस पर भी बात करेंगे कि जजेस की तकर्री के हवाले से हमारे साथ इस वक्त सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर अकील अफजल साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ इब्रार रस्तौरी भी मौजूद हैं। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक अरसे से कवर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आने वाले तमाम मामला, चाहे वो सियासी मामलात हों, आम नौयत के केसेस हों, आइन से मुताल्लिक कोई केस हो, तमाम तर केसेस जो हैं वो उनको कवर भी करते हैं और बहुत अच्छी ग्रिप भी उनकी जो है वो उस पर केसेस के ऊपर जो है वो रहती है। अकील अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अफजल साहब, 6 जजेस की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा गया और उस खत के अंदर जो है वो बहुत सारी नई बातें की गई और कहा गया कि अदलिया के अंदर और अदलिया के फैसलों के अंदर जो है वो मदाखलत पाई जा रही है। साथ ही साथ कुछ अगवा के हवाले से भी जिक्र किया गया कि कुछ रिलेटिव्स को अगवा किया गया। बड़े संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इन इल्जामात को आप कैसे देखते हैं? क्या इन इल्जामात में कोई सदाकत, कोई सच्चाई मौजूद है या इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए आसिया, बगैर तहकीकात तो किसी भी इल्ज़ाम को हम नहीं मान सकते कि ये जो इल्ज़ाम लगा दिया गया वो सच्चा है। अगर हम मान लेंगे कि ये इल्ज़ाम सच्चा है, इसका मतलब है कि हम दूसरे को अनहर्ट जो है वो सजा सुना दें। अब लोगों की डिमांड भी यही है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब उठें, नेक्स्ट डे जो है वो खत के ऊपर नोटिस लेने के बाद अगले दिन उठें, DGISI को बुलाएं और फलां को बुलाएं और 2-4 लोगों को फांसी पे लटका दें। लेकिन ऐसे नहीं होता, कानून के मुताबिक होता है जो कुछ भी होता है। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी इल्ज़ाम है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के लिए कल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जब तक जो कानून और आइन है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तहकीकात नहीं कर सकती, ये इख्तियार कमीशन बनाने का हुकूमत के पास है, वो हुकूमत ही कर सकती है। लिहाजा इस केस से या तो ये इख्तियार दोबारा हुकूमत के पास भेजा जाए तो तहकीकात हो सकती हैं, वरना इस केस के अंदर मुझे बराह रास्त कोई तहकीकात की जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात मैं आपसे ये करता चलूँ, देखें हाई कोर्ट के जजेस कितना बेहतर होता, क्या खूब होता कि अगर वो ख़त लिखने की बजाय एक्शन करते। क्या हमने नहीं देखा कि चंद रोज़ पहले हाई कोर्ट ने एक जज ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाया? अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हाई कोर्ट का एक जज बुला सकता है तो क्या उसके एक इदारे का एक इंस्पेक्टर को वो तलबी का नोटिस नहीं जारी कर सकता? भाई अगर आप खुद मजबूत नहीं होंगे, आप खुद खड़े नहीं होंगे तो कोई दूसरा आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि जनाब हम खड़े ना हो, हमारे लिए जाकर कोई दूसरा खड़ा हो, कोई दूसरा हमारी लड़ाई लड़े, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। अगर हाई कोर्ट का कोई जज कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करता, 6 जजेस हैं उनमें से एक जज भी जारी करता, वो एक जुडिशल ऑर्डर होता। जुडिशल ऑर्डर की 2 ही सूरतें हैं, या तो उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील होती, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती और फिर जो नेक्स्ट कोर्ट होती वो डिसाइड करती कि ये ऑर्डर सही है या गलत है। अगर कोई कोर्ट ये कहती कि ये ऑर्डर गलत है तो उसका बर्डन फिर उस कोर्ट के ऊपर आना था कि जनाब इस कोर्ट ने फेवर की उस इदारे को। लेकिन दूसरी सूरत जो है कि उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस ऑर्डर के ऊपर जो शोर मचता, तमाम अदलिया, तमाम जुडिशरी उनके साथ खड़ी होती जजेस के साथ तो भाई ये एक जुडिशियल ऑर्डर है, इस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा अकील अफजल साहब, यहाँ मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, माजरत में इस पर जाज़ेब अब्बासी साहब का भी व्यू लेना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि जजेस को जो है वो स्टैंड लेना चाहिए था, उनको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई लेटर जारी करना चाहिए था। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें पॉसिबल हैं जिन पर इल्जामात की जो है वो बात की जा रही है, जिन इदारों की मुदाखलत की बात की जा रही है, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करना पाकिस्तान के अंदर इतना ईजी है जितना अकील अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर हो जाता तो आसानी हो जाती? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो एतराज़ात इस खत के ज़रिए उठाए गए हैं इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। ये बात अकील अफजल की दुरुस्त है कि इस मामले पे पहले स्टेज के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन हम कुछ देर के लिए अगर इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लें कि उनके पास जजेस को कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या एक्शन लेना है, तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मामला भेज दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा,
तो अब यहाँ पे आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत किसी मामले के ऊपर जो है वो बराह रास्त इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ये असूल तयशुदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जाना अल्टीमेटली कमीशन वाली साइड पे ही है, लेकिन अब की बार डिस्कशन ये होगी, फुल कोर्ट बैठेगा और फुल कोर्ट बैठने के बाद डिस्कशन ये होगी कि ये जो कमीशन बनना है क्या ये सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल होगा या ये रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा। और सिटिंग जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा तो हमारे पास नासिर मुल्क की सरबराही में एक धांधली कमीशन की मिसाल मौजूद है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इमरान खान उस वक्त डी चौक में बैठे हुए थे, उसमें एक कानून साजी की गई थी, एक लॉ हुकूमत की रिक्वेस्ट पे था और एक बाकायदा कानून बना और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी सरबराही की। तो यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन कोर्ट की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया गया है। हम दो चीफ जस्टिस का साहिबान का कंपैरिजन करें, एक तो जो इल्ज़ामात इस खत में लगाए गए हैं इसमें से अक्सरियती वाक़यात जो हैं वो उस वक्त के हैं जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और फिर उनके इल्म में भी ये मामला लाया गया और काजी फाइज ईसा साहब के इल्म में भी ये मामला लाया गया। तो फ़र्क ये है कि उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त जजों को थपकियाँ दे के बस यही कहते थे कि तू साडा शेर है, और उसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर दो एक्शन लिए, एक इंतज़ामी एक्शन लिया और इंतज़ामी एक्शन भी ये नहीं लिया कि साथ कोई हम ख्याल जजिस को अपने साथ बिठा के कोई खुफिया मीटिंग की जाए। उन्होंने इंतज़ामी एक्शन में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजिस को बुलाया, जो दस्तयाब 14 जजिस हैं उनके साथ डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, और फिर गो के मुत्तफ़िका फ़ैसला नहीं हुआ। ये प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है, अक्सरियती फ़ैसला हुआ है, और उस अक्सरियती फ़ैसले के जरिए फिर ये फ़ैसला हुआ कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब से इस मामले पे मीटिंग की जाए। और फिर इंतज़ामी साइड के ऊपर ये पूरा प्रोसेस पर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हैं कि वज़ीर आज़म से मुशावरत करने की इस मामले पर क्या ज़रूरत थी, अदालती मामला था, अदलिया का मामला था, इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए फिर मीटिंग किससे की जाती है, तो एक क्वेश्चन है ना जी, क्या उनसे मीटिंग की जाती जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं? क्या DGI को बुलाते, क्या आर्मी चीफ को बुलाते? तो अब मामला कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की तरफ अगर जाना है तो इसके लिए तो एग्जीक्यूटिव ही है ना जी। अब हमारे पास हुकूमत तो यही है, तो इन्वेस्टिगेशन भी इसी से ही करवानी है। अब देखें, या तो आप ये कहें जी कि पुलिस से आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो इस्लामाबाद पुलिस तो बेचारी नहीं कर सकती। आप ये कहें जी कि FIA से इन्वेस्टिगेशन करवाएं, तो FIA भी बेचारी नहीं कर सकेगी। आप कहें जी कि नैब इन्वेस्टिगेशन करे, तो नैब का इख्तियार ही अलग है, वो अलग इश्यूज़ को देखती है। तो इसके लिए जुडिशल कमीशन ही था, और जुडिशल कमीशन की दो सूरतें हैं, या रिटायर्ड जज या सिटिंग जज। तो सिटिंग जज के ऊपर डिस्कशन अभी होनी है। मेरे ख्याल में इस केस में आगे जाके अदालती मावनीन भी मुकर्रर होंगे, और फिर उस डिस्कशन के बाद कम अज़ कम ये सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय करने जा रही है, और ये पाकिस्तान के जुडिशल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कल बिल्कुल वाज़ेह किया है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के साथ कोई इशू हो कि हाँ हमारे साथ मुदाखलत हो रही है, हमारे अमूर में मुदाखलत हो रही है, अगर एक सेशन जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताता है, वो एक्शन नहीं लेते, तो इसके ऊपर नेक्स्ट पॉलिसी क्या होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जजिस के साथ कोई इस तरह का इश्यूज होता है, वो अपने चीफ जस्टिस को बताते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, उस पर क्या पॉलिसी होगी। और चीफ जस्टिस जो मुतल्लिका कोर्ट है उसके साथ अगर कोई इस तरह का इशू होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताता है, वो एक्शन नहीं लेते या उसके ऊपर कोई इकदाम नहीं करते, तो क्या पॉलिसी होगी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह का इशू होता है तो उसके ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा ये तय हो रहा है, और मेरे ख्याल में ये पॉलिसी पहली मरतबा पाकिस्तान की अदालती तारीख में बन रही है, और ये फर्स्ट इम्प्रेशन का केस है, और इससे एक नई सिमत का तयन होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ नए जो है हमने देखा कि गाजी फाइज ईसा साहब ने आकर बहुत सारी नई जो है वो रवायात कायम की हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला भी है कि जो भी मामला अदालत के अंदर होता है पूरा पाकिस्तान उसको वेबसाइट पे लाइव देख सकता है। जुडिशल कमीशन की बात हुई है, आपको सर लगता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कर सकेगा इस सारे मामले की? इससे माजी में भी हमने देखा कि जब भी इस तरह के कोई कमीशन बनते हैं तो उनकी रिपोर्ट जो है वो कभी मंजर आम पर नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर कोई कमीशन बनता है, इस पर कोई तहकीकात की जाती है, तो वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ सकेगी? और
अदालत में पेश होगी वो? देखें, कमीशन तो जो है वो तो कानून के मुताबिक ही बन सकता है ना। अब जुडिशल कमीशन के लिए इससे पहले अदलिया का मौक़िफ़ ये रहा है कि जनाब हमारे पास अपने मुकदमात बहुत सारे हैं, हम अपने जजेस इंक्वायरियों के लिए और तहकीकात के लिए नहीं देंगे। ये गालबन 2017-18 में ये चीज़ की गई थी। उससे पहले कमीशन बहुत सारे बने थे, तहकीकात होती थी, हुकूमत ख़त लिखती थी चीफ जस्टिस की, जो भी अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखती थी तो वहाँ से जज दे दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाता था, रिक्वेस्ट की जाती थी तो हाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो थे वो अपना जज दे देते थे कि भाई ये इंक्वायरी करेगा। तो अब एक रास्ता जो है बंद कर दिया गया। देखना ये है कि दोबारा हुकूमत के ज़रिए अगर कमीशन तश्कील दिया जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि जनाब हाजिर सर्विस जज या रिटायर्ड जज, इनसे इंक्वायरी करवाई जाए। अब दूसरी बात यह है कि कमीशन के ऊपर भी तहकीकात के ऊपर लोग जो हैं उनको जो हम नाकदीन हैं या जो एक हमारे सोसाइटी का एक साइड है वो पूरी की पूरी ये चाह रही है कि नहीं, हमें तहकीकात नहीं चाहिए। वो इन जजेस के इल्ज़ामात को बिल्कुल दुरुस्त मानकर वो बैठ चुकी है और वो चाहती है कि जनाब, मैंने आपसे पहले भी कहा, वो चाहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, अगले दिन 3, 4, 5 लोगों को फांसी चढ़ा दें और सदाएं सुना दें, बस ये इल्ज़ामात जो इन जजेस के हैं दुरुस्त है। लेकिन अदालतें ख्वाहिशात पे नहीं चलती हैं, अदालतें कानून पर चलती हैं और कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है या किसी पर भी इल्ज़ाम के मुताबिक कोई कार्रवाई, इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको साबित भी करना होता है और साबित करने के लिए सबसे जो एक ही तरीका है कानून और आइन के अंदर, वो है इंक्वायरी की जाए और उस इंक्वायरी के अंदर किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। अकील साहब देखिए, बहरहाल जजेस की जानिब से खत लिखा गया, हम इसको इल्ज़ाम कहें या जो भी कहें, लेकिन ये वो बातें लिखी गई हैं जो ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानती भी है और कहती भी है कि अदालती निज़ाम के अंदर जो है वो इदारों की मुदाखलत पाई जाती है। लेकिन इस बार हुआ ये कि अब के अंदर से जो है वो आवाज़ उठी है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस खत में कुछ तो सदाकत होगी, जो इतना बड़ा स्टेप जो है वो जजेस की जानिब से? देखिए, बात सदाकत या खत को झूठा होने की नहीं है, मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी इलाके के अंदर हम देखते हैं कि जनाब एक चौक के अंदर एक बदमाश आकर किसी को कत्ल कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि 6 महीने, साल, 2 साल बाद अदालत उसको अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बरी कर देती है, हालांकि सारे इलाके ने देखा होता है कि जनाब इस शख्स ने चौक के अंदर जाकर ये फायरिंग की और फलां शख्स को कत्ल कर दिया। क्योंकि अदालतों ने ख्वाहिशात के ऊपर और जनरल मालूमात के ऊपर नहीं जाना। सारे लोग कहते हैं ये काम हो रहा है, लेकिन अदालत ने जो फाइल देखनी है, अदालत ने उन सबूतों को, उन शवाहिद को देखना है जो फाइल के अंदर लगाए जाएंगे, और सबूत और शवाहिद इंक्वायरी के बाद ही हो सकते हैं। इंक्वायरी के बगैर सबूत और शवाहिद नहीं हो सकते। हाँ, या तो आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के जज साहबान अगर एक जुडिशल ऑर्डर कर देते कि जनाब ये लोग, हमने इंक्वायरी की है, वो सही करते, इंक्वायरी गलत करते, वो एक जुडिशल ऑर्डर कर देते और कह देते कि जनाब हमने इंक्वायरी की है, ये नाम है, ये लोग इस मामलात के अंदर अदालती अमूर में मेडलिंग करते हुए जो है इसके जिम्मेदार ठहराए गए हैं, फिर उस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट करना लाजमी हो जाता था। फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं हो सकती थी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ अपील हो सकती थी। इसलिए मैंने कहा क्या खूब होता अगर ये एक जज उठता और हिम्मत करता और अपनी कोर्ट में बैठकर ऑर्डर पास कर देता। उस ऑर्डर को निगेट नहीं किया जा सकता था। ऑर्डर का जो सेंटिटी थी उसको हर जज ने तस्लीम करना था और यही कहना था कि भाई एक जुडिशल ऑर्डर है, इसके लिए जो कानूनी तरीकाकार है वही अपनाएं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रोला ही आपने डालना था ना, जिस तरह ये खत लिखकर भी आपने एक रोला ही डाला और पूछ लिया। अब ये 6 जजेस के ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाकया 2 दिन पहले आया, 24 को वाकया आया और 25 तारीख को जजेस ने खत लिख दिया। ये वाकयात 2 फरवरी से लेकर मई के 2023 के वाकयात हैं। यानी 1 साल ये जज साहबान ये सारी चीज़ को देखते रहे हैं, सोचते रहे हैं, गौर करते रहे हम क्या करें, और एंड में गौर करने के बाद उन्होंने निकाला क्या कि जनाब एक हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मशवरा ले लें कि वो क्या कहती है। भाई मशवरा किस चीज़ का? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मशावरती काउंसिल है, उसके पास तो एक ही आइन के अंदर इख्तियार है और वो इख्तियार ये है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आए तो उस जज के खिलाफ इंक्वायरी का, और दूसरे उसके पास जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को मुरतब करने का इख्तियार है कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। ये मामला ना तो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का था, ना ये किसी जज की शिकायत कर रहे थे। या तो ये कह देते कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फलां जज हमारे खिलाफ जो है हमें दबाव डाल रहा है, हमें ये फलां फैसले देने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा मामला भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ होता या इनके अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ होता कि जनाब हमारा चीफ जस्टिस जो है वो एजेंसियों के साथ मिल चुका है, फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार बन रहा था। लेकिन किसी दूसरे इदारे की मुदाखलत या दबाव या ये लोगों को उठाना, अगवा करना, इसकी कंप्लेंट का जो प्रॉपर जो तरीकाकार था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं था। वो तरीकाकार था या तो ये चीफ जस्टिस को ख़त लिखते हैं जो आप सो मोटो ले लिया गया है उस मामले के ऊपर, ये तरीकाकार था, या ये जुडिशल ऑर्डर पास करते। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं थी।
सर बहरहाल खत तो अब लिख दिया गया, क्या समझते हैं कि अब इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? कोई नई प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सेट होने जा रही है, क्या इस बार चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ बदलती हुई नज़र आएंगी? कोई अगर इंक्वायरी होती है तो प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी और एक नया ट्रेंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है वो सेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखें, प्रेसिडेंट तो सेट होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस कवर किए जिसमें ये चीज़ स्टैब्लिश हुई कि जब ये केसेस उस दौर में चलाए गए उस वक्त कहीं ना कहीं जुडिशरी दबाव में थी। हाल ही में हमारे सामने एक मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। बिल्कुल। तो उस केस में भी बुनियादी सवाल यही था कि जब सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने भुट्टो की फांसी को बरकरार रखा, उस वक्त जो है उनके ऊपर दबाव था। परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो है वो जजेस को नौकरियों से निकाला गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया, वो मिसाल हमारे सामने है। फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 2013 से 2018 का दौर, उसमें जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सुप्रीम कोर्ट से की गई उसकी भी मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं। फिर उसके बाद इस वक्त इमरान खान के हवाले से भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कुछ स्पीडी ट्रायल्स चलाए गए जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, इसके ऊपर भी शकूक व शुबहात कानूनी माहिरीन की जानिब से किए जा रहे हैं। तो ये कहना कि ये कोई पहला वाक़या है अदलिया के हवाले से कि अदलिया किसी के ज़ेर असर है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी पुरानी कहानी है। ये 70 या 80 की दहाई से कम ये सिलसिला चला हुआ आ रहा है और इसको कहीं ना कहीं इस मामले को सेटल्ड होना चाहिए। और उसको सेटल्ड का आसान तरीका ये है कि जुडिशरी अपना काम करे, एग्जेक्टिव अपना काम करे और दीगर इदारे जो है वो अपना काम करें। अगर अदलिया हुकूमती अमूर में मुदाखलत करेगी तो उससे बिगाड़ पैदा होगा, अगर हुकूमत अदालती अमूर में मुदाखलत करेगी उससे बिगाड़ पैदा होगा, या कोई और इदारा अपना काम छोड़ के जो है वो अगर कैमरे लगाना शुरू कर देगा तो उससे भी चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके लिए ये एज अ प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर इस मामले को जो है वो तय होना चाहिए और इस इशू को सेटल्ड ज़रूर होना चाहिए। और ये एक प्रेसिडेंट अगर बन जाएगा तो इससे अच्छा है, बेहतरी होगी और पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो मजबूत होगा। और अगर इसको भी अगर इसी तरह से जाने दिया गया तो फिर जो पब्लिक ट्रस्ट होता है जुडिशरी के ऊपर वो कहीं ना कहीं शेक होने का अंदेशा बहरहाल मौजूद है। अब बिल्कुल अगर आसिया, मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहता हूं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट अगर आप कुछ फैसला या कोई एसओपी तय भी कर देगी ना, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा आइन कहता है अदलिया आज़ाद होगी, कोई इसमें मुदाखलत नहीं होगी। जब आइन अदलिया को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और इसके एक सेपरेट एंटिटी के तौर के ऊपर तस्लीम करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस आइन से ऊपर नहीं चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नीचे ही होगा। बेसिकली जो लोग ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। अगर वो लोग मजबूत होंगे तो फिर दूसरा कोई आपसे आपके अमूर में मुदाखलत नहीं करेगा। आप कानून जो मर्जी बना दें, आप आइन जो मर्जी बना दें, लेकिन अगर एक कमज़ोर शख्स बैठा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमने देखा बंदयाल साहब बैठे हुए थे, उनके पास कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब शिकायत आई, ये 6 चीज़ मिले, शिकायत की कि जनाब हमारे साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, तो आगे से उन्होंने बताया ये जा रहा है कि उन्होंने आगे से कहा कि मेरा भी एक रिश्तेदार उठाया हुआ है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को जब शिकायत लगी, उनके पास पहुंची तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। लोगों को भी मजबूत होना पड़ेगा जो ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। सिर्फ कानून जो है वो आपको उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा ओहदों पर बैठे हुए लोगों को। बिल्कुल हमारे साथ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर अकील अफजल जो है वो मौजूद थे, साथ ही साथ जहाजेब अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर बीट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। बड़ा एक पुराना मुहावरा है कि मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो अकील अफजल साहब ने उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि जब तक ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग मजबूत नहीं होते, उनके फैसले मजबूत नहीं होते, तब तक ये मुदाखलतें इसी तरह से जारी रहेंगी और इन चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकेगा। आपने दोनों जर्नलिस्ट की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनका ओपिनियन भी सुना और अदालती कार्रवाई के अहवाल से भी आपको आगाह किया। अब वकला से बात करेंगे कि वो इस हवाले पर क्या कहते हैं और क्या समझते हैं कि इस खत की कानूनी क्या हैसियत है और इस पर आगे चलकर मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या फुल कोर्ट बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो क्या कोई नया प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सेट होने जा रहा है, कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा, उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, क्या सूरत हाल होगी। कुछ वकीलों से भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जनरल पब्लिक के पास चलते हैं।
हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जुल्फकार अली भुट्टा भी मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले पर जानेंगे कि ये जो खत जो है वो जजेस को लिखा गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया, उसके लीगल और जो कानूनी पहलू हैं उनके हवाले से जुल्फकार अली भुट्टा साहब से डिस्कस करेंगे कि आगे चलकर वो क्या देख रहे हैं कि ये जो केस है ये किस तरफ जाएगा, और जो इंडिया दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का क्या बनाया जाएगा या नहीं। जुल्फकार अली भुट्टा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा ये बताइएगा, ये खत तो लिखा गया जजेस की जानिब से, माजी में ये बातें हम देखते हैं कि कहीं पार्किंग में, कहीं पब्लिक प्लेसेस पे हमें डिस्कस होती हुई ये बातें नजर आती थी कि इस तरह की मुदाखलत जो है वो अदलिया में पाई जाती है, लेकिन अब तो बकलम खुद जजेस ने जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। तो किस तरह से देखते हैं इस मामले को, और क्या लगता है कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, क्या जजेस को इंसाफ मिलेगा, या माजी की तरह ये मामला भी जो है वो कहीं रद्दी की टोकरी में या फाइलों की ऊपर जो है वो धूल जैसे जमी होती है उन फाइलों में ये भी दब जाएगा? देखें, ये तो हाई कोर्ट है, जो जुडिशल पावर होती हैं वो एक इवन सेकंड क्लास थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट भी जो होता है उसकी इतनी होती हैं कि एक 22वें ग्रेड के अफसर को भी वो उस जगह पहुंचा सकता है कि जहां उसकी नौकरी चली जाती है। बात दरअसल ये है कि जो बेसिक कानून ने जो प्रोवाइड किया है अदालतों को तहफ़्फ़ुज़, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर उनको तौहीन अदालत की एक स्पेसिफ़िक आर्टिकल मौजूद है, और उनको इसीलिए इक्विप किया गया उसके साथ कि अगर कोई शख्स उनको डराए, धमकाए, स्कैंडलाइज करे तो उनको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना हाई कोर्ट का एक जज जो है वो माशाल्लाह एक उनकी जो हैसियत होती है वो बहुत एक उनका एक मुकाम भी होता है, पावर्स के लिहाज से भी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को ये जो इक्विप किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर से, उस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसके अंदर आया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी जज को किसी किस्म की शिकायत हो तो वो बराह रास्त उस जज को नोटिस दे सकता है, उस जज को तलब कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तौहीन कर सकता है। और ये बात अपने जहन में आप रखें कि अगर किसी शख्स को, सरकारी मुलाजम को अगर 200 रुपये भी जुर्माना हो गया तो उसकी नौकरी चली जाती है, और नौकरी चले जाने का मतलब ये होता है कि उसकी पेंशन भी चली जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि इस केस के बाद बहुत सारी सरकारी मुलाजमीन की नौकरियां जाने वाली हैं? देखें, फ्यूचर में तो मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ। फ्यूचर में जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सेक्शन 219, 220, 221, 22 पाकिस्तान पेनल कोड, कोई भी अफसर अगर किसी शख्स को पॉलिटिकल बेस के ऊपर या नाजायज़ तरीके से किसी शख्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करता है, उसको इवन जो जज अगर कोई किसी शख्स को जानते हुए कि ये शख्स रिकॉर्ड बता रहा है कि ये इनोसेंट है और वो उसको जेल भेजता है, तो सेक्शन 220 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत उसको 7 साल सज़ा दी जा सकती है। इसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेटर अगर ये देख रहा है कि पॉलिटिकल बेस के ऊपर उसने किसी को फंसा दिया तो वो जो है उसके खिलाफ सेक्शन 219 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स को सज़ा मिल गई, जैसे कि देखें अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ फाइंडिंग दे दी भुट्टो साहब वाले केस के अंदर, तो अगर कोई चाहे तो सेक्शन 194 है गालिबन, जिसके तहत ये है कि किसी शख्स को अगर कैपिटल पनिशमेंट हो गई है तो उस शख्स को डेथ सेंटेंस की सज़ा दी जा सकती है कि जिसने गलत पेपर तैयार किए और गलत इल्ज़ाम लगा के किसी या गलत गवाही दे के किसी को। यानी आप ये देख रहे हैं कि अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट आ चुका है जजेस वाला, जो खत वाला, इसके अलावा भी मजीद 2 जो है वो खत मजीद भी आ चुके हैं। एक तो 6 जजेस ने खत लिखा, फिर उसके बाद जो है वो एक धमकी में इस खत जो है वो घूमते फिर रहे हैं। अब पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से भी एक खत आ चुका है तकर्रियों के हवाले से कि मेरिट के ऊपर जो है वो तकर्रियां नहीं हुई, वहां से भी कुछ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। तो इस सारे मामले को किस तरफ देख रहे हैं कि मजीद अदालती निजाम के ऊपर सवालात उठते जा रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये तो एक अरसे से 1970 तक जो मामलात थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई अब बहुत कुछ हुआ। आप देखें, इससे पहले पाकिस्तान में गनार इंडस्ट्रीज और ये पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। इवन उस ज़माने का PIE आप देख लें, जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट शुरू हुए तो हर आदमी को PIE पसंद आ गया। और अब तो मैंने सुना है कि जो स्टाफ 7 जहाज़ों, एक जहाज़ से इतना स्टाफ है कि जो 7 जहाज़ों के साथ होता है, तो इसलिए सारा स्ट्रक्चर ही गिर गया PIE। बात दरअसल ये है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट का ये जो तरीक़ेकार है ये बड़ा ख़तरनाक रुख अख्तियार कर गया। जो भी आने वाली पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने ख़ास अफराद को बग़ैर मेरिट के हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड कर देती है। उनके अपने तरीक़ेकार होते हैं। इसी तरीके से सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल जो बनते हैं, और एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल, डिप्टी मुकम्मल तौर पे आप देख लें कि अगर 50 अपॉइंटमेंट हुए हैं तो शायद आपको 4-5 ऐसे लोग नजर आए जो मेरिट पे होंगे। बाकी सब जो है वो पॉलिटिकल रास्तों से आते हैं। और जो लोग पॉलिटिकल रास्तों से आते हैं वो अपने जहन में रखें कि वो इतने कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस स्किल्ड किस्म के लॉयर नहीं होते। उसकी एक वजह है,
वजह ये होती है कि जो लोग, जो लॉयर है, आम सा भी एक लॉयर है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे सके, ना कि ये कि एक आदमी जो है वो रात दिन जल्द से अटेंड कर रहा है, डिनर्स अटेंड कर रहा है। तो ये नतीजा ये निकलता है कि आपके, क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूशन आपका वीक होता है, बड़े बड़े अच्छे केस लेके आते हैं, पुलिस एक बहुत अच्छा केस बनाती है, बड़ी मेहनत से अपनी जान को खतरे में डाल के किसी को पकड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ आगे बैठा हुआ जो प्रोसिक्यूटर है, अगर वो स्किल्ड नहीं है, उसकी ग्रिप नहीं है, तो वो मुलजम जो हैं वो न सिर्फ छूट जाते हैं बल्कि उन अफसरों के लिए ये जो जजेस वाला सब जो मामला है, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से उसको नोटिस भी ले लिया गया है, अब इंदिया दिया गया है कि शायद फुल कोर्ट इसके ऊपर तश्कील दी जाएगी। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कि इस केस का कोई पायदार किस्म का फैसला होता हुआ आपको नजर आ रहा है? लग रहा है कि ये केस आगे चलकर कोई जो है वो इसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है? देखें, बात यह है कि अब जो आने वाले दिन हैं, अगले जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो अगले 3, 4, 5 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जुडिशरी किसी भी मुल्क की हो, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर उसके साथ इंटरफेरेंस किया जाता है और अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें कि जजेस इंडिपेंडेंटली काम ना कर सकें, तो वो बहुत ज़्यादा खतर, सिर्फ उस मुल्क के लिए ख़तरनाक नहीं होता, क्योंकि इस वक्त दुनिया में आप ये देखें कि जो दहशतगर्दी, इंटरनेशनल टेररिज्म की तरफ जो जा रहा है, तो वहाँ पर अगर किसी मुल्क की जुडिशरी आज़ाद ना हो, वो प्रेशराइज हो, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ग्रुप उसको हाईजैक कर सकता है और अपने मतलब के फैसले ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एजेंसीज दबाव डालें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर आपके मुल्क के अंदर जजेस इतने इनसिक्योर्ड हो गए, तो हो सकता है कि ऐसे गैंग्स जो इंटरनेशनल टेररिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो भी उनको डरा दें और वो जज जो बेचारा ऑलरेडी सहमा होता है, वो उनका शेल्टर लेने के लिए उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसलिए ये जो आपका जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, इसको सिर्फ आप इस लेवल पर मत देखें कि पाकिस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर, इसको बराह रास्त आप इस एंगल से देखें कि इंटरनेशनल टेररिज्म के जो मामलात हैं वो भी हो सकते हैं, वो भी वेल प्रोटेक्टेड हो सकते हैं कि अगर इनको, इन जजेस को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया। आज इनको कह रहे हैं पाकिस्तान में, आप देखें कि जो इदारे हैं, जो इस तरह के पॉलिटिकल अलावा भी जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसके अलावा भी आप ये देखें कि जो टेररिज्म में इन्वॉल्व लोग होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रोटेक्शन देना जुडिशरी को, और मैं तो इस बात को भी बिलीव करता हूँ कि अब इंटरनेशनली कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए तमाम ममालिक के लिए जहाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस किस्म के, कि अगर किसी भी मुल्क की किसी भी जजेस को हरासा किया जाता है, तो इंटरनेशनली भी एक फोरम ऐसा होना चाहिए कि जो इस बात को लुक आफ्टर करे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हर लेवल के ऊपर, जजेस को भी करे, इन्वेस्टिगेटर्स को भी करे, जो इंडिपेंडेंट, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और इस बात को भी यकीनी बनाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो मैंने आपको बताया कि 219, 220, 225 पाकिस्तान पेनल कोड में उस वक्त से ये क्लासेस मौजूद हैं कि अगर कोई आदमी करप्टली किसी को इन्वॉल्व करता है या सब्स्टिट्यूट करता है। आप देखें, एक हमारे साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम सम टाइम माजी में ऐसा होता रहा कि दुनिया को दिखाने के लिए आपने लोगों को ऐसे दिखाने के लिए कि जी हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इन चीज़ों के खिलाफ आपने किया, दरअसल आपने जब सब्स्टिट्यूट किया तो एक्चुअल क्रिमिनल्स जो है वो बच गए। तो जब एक्चुअल क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया तो वो और कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर वो पाकिस्तान से बाहर निकल के दूसरे मुल्कों में जाके भी उसी कॉन्फिडेंस के तहत जराइम कमिट करते हैं। अच्छा, ये जो खत लिखा गया, इस खत में कितनी सदाकत आप देख रहे हैं? क्या समझते हैं कि अगर इस खत की तहकीकात करवाई जाती हैं तो नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि कुछ तरफ से ये भी डिमांड सामने आ रही है कि खत की भी जो है वो एक आज़ाद इंक्वायरी और तहकीकात जो है वो खत के हवाले से भी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो खत के अंदर बातें की गई हैं, जो लोगों को अगवा करने के हवाले से जिक्र किया गया है, जो इदारों की मुदाखलत का अदलिया के अंदर जिक्र किया गया है, कि कुछ स्पेसिफिकली कुछ खास किसी एक सियासी जमात के हवाले से किए गए फैसलों की बात की गई है, या ओवरऑल जो है वो डिस्कस किया गया है कि अदलिया में जो है वो इदारों की मुदाखलत है? देखें, जो बात की गई, मैंने आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूदा हालात में कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आता कि जो बात चीज़ों की जिसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस हो और लोग कहें कि जी एक ज़माना था कि बाज़ इदारे ऐसे थे जिनके नाम लोग लेते थे तो लोगों को तसल्ली होती थी। अब पाकिस्तान में हर तरफ एक अजीब मामलात हैं, कोई आदमी किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं करता और हर आदमी को ये पता है कि हमारा सिस्टम ऐसा अब नहीं रह गया कि जिसमें, हालांकि चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से 9/11 के वाक़यात हुए, उसके बाद के जो वाक़यात हुए, उसके बाद इंटरनेशनली एक ऐसा फोरम बनाया जाता कि जो इन चीज़ों को तमाम ममालिक के अंदर मॉनिटर करता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है
उन ममालिक का भी कि जो बरह रास्त विक्टमाइज़ हो रहे हैं इंटरनेशनल टेररिज्म से, कि वो एक ऐसा फोरम तश्कील दें जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इन मामलात का जायज़ा ले और ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करे। जी, इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से पहली समाअत भी जो है वो इस केस की हो चुकी है। अब जो है वो 29 अप्रैल को जो है वो इस केस की दोबारा समाअत होनी है। तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी है। अब सहाफ़ियों के मुँह से भी आपने सुना कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। साथ ही साथ वकला की बातें भी आपने सुनी कि आगे चलकर क्या होने वाला है। कुछ मज़ीद वकील हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं और क्या समझते हैं कि आगे चलकर ये मामला किस रुख जाएगा और क्या अदालत जो है अपने ही जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। या मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की मजमूई तौर पर इस वक्त तादाद जो है वो 8 है, जिसमें से 6 जजेस की जानिब से ये खत लिखा गया। यानी कि 8 में से 6 जजेस इस वक्त खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अदलिया के अंदर जो है वो एग्जेक्टिव्स की और इदारों की मुदाखलत पाई जाती है। अब वो किन मामलात के ऊपर मुदाखलत पाई जाती है, मजीद कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि खत आ चुका है, नोटिस भी हो चुका है, क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेगी और जो बातें उस खत के अंदर की गई हैं उसमें आप कितनी सदाकत देख रहे हैं? देखिए, इसमें यह है कि जब ये ख़त आया था इस पर तो बेंच तश्कील हुआ और बाद में आपको पता है कि फिर वो 7 जजेस और अभी फाइनली ये अदालत ने कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर फुल बेंच तश्कील होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फुल बेंच इस पर तश्कील हो गया और जिसका ऑलरेडी वो कर दिया है 29 तारीख अप्रैल फिक्स है, तो फिर तो ये मामला जो है ये बड़ी गहराई के साथ वो देखेंगे और आपको पता है फुल बेंच के ज़्यादा वो पावर होते हैं, तो इस मामले को देख सकते हैं। दे दिया गया है कि फुल कोर्ट जो है वो इस मामले के ऊपर तश्कील दी जाएगी। आप समझते हैं कि अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजेस के साथ खड़ी होगी, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? क्योंकि अगर बात की जाए हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट में 8 जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस की जानिब से ये खत लिखा गया है। एक तो ये हमें बताइएगा कि ये आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और ख़ास कर जो आर्टिकल 184(3) है, जब भी कोई मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे और जहाँ पे कोई इशू हो, चाहे जजेस को या किसी और बंदे को जिसका कोई फंडामेंटल राइट बनता है वो दे। लेकिन ये जो मामला है ये थोड़ा संगीन मामला है और इसमें एक तो ये है कि जो प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसेस को किस तरह करेगी। आपको पता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत किसी प्रोसेस को उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए वो प्रोसेस को कर देता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का मरहला आता है और इन्वेस्टिगेशन में ये है कि आपकी जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ है जिसमें ISI, MI और इसके बाद FIA है, हमारी पुलिस है, नेब है, ये 5 ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जिसको हम स्टेट एजेंसीज़ या मतलब वो है इंस्टीट्यूशंस है जो कि किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करती हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर मामला उन इदारों के ख़िलाफ़ हो या उनमें उनका नाम हो तो उस मैटर को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और मेरे ख़्याल में इसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जो बंदा जिसके ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट कर रहे हो वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और कैसे अपने आप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर कर भी लें तो आया वो जो उनका इन्वेस्टिगेशन आता है वो क्रेडिबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई अदालती जो है वो जैसे अभी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को जो है वो हायर किया गया था, इंक्वायरी कमीशन के सरबराही उनको सौंपी गई थी, उन्होंने फिलहाल तो माजरत कर ली है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी रिटायर्ड जज के ज़रिए जो है वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए? देखें, एक तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी कमीशन का वो फिर भी वो कर देती है, इख्तियार दे देती है कि जी हमने इसमें कमीशन मुकर्रर किया, फिर भी उस कमीशन के पास इतना इख्तियार नहीं होता है कि वो किसी को बुलाए। जितना पावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होते हैं इतना पावर किसी कमीशन के पास नहीं होता है। जब एक रिटायर्ड जज है तो जब उनके पास इख्तियार नहीं होगा तो किस तरह वो किसी को तलब करेंगे और कैसे मतलब उनके वो जो बयानात है वो रिकॉर्ड करेंगे और कैसे मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो कमीशन वाली बात जो है मैं इससे मुतफ़िक़ नहीं हूँ। अगर कुछ करना है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच है ये जजेस कर सकते हैं, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है इसलिए कि ये मामला बड़ा संगीन है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की हद तक है ये इसका जवाब मेरे ख़्याल में नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम की नजरें जो हैं वो जमी हुई हैं, क्योंकि एक संगीन मामला जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात है, क्योंकि अपने ही जजेस की जानिब से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया और उस मामले के ऊपर जो है वो अब आज खुद नोटिस भी हो चुका है, फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दिया जा चुका है। 29 अप्रैल को अगली समात होनी है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में क्या फुल कोर्ट बनेगा या 7 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समात करेगा। हमारे साथ एक और वकील मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील है, उनसे भी मजीद बात करेंगे कि ये इस मामले पर क्या समझती हैं कि आगे चलकर क्या सूरत हाल नजर आ रही है, कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या इस बार जजेस को अपनी अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और जो खत लिखा गया है उसमें कितनी सदाकत है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी या नहीं। मैडम ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से एक खत लिखा गया और उसमें बहुत संगीन किस्म की बातें जो हैं वो की गई हैं, जो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि पब्लिकली तो डिस्कस होती रही, लेकिन ऑफिशियली इस मैटर को कभी भी कहीं नहीं उठाया गया कि अदालतों के अंदर जो है वो इदारों की और एग्जीक्यूटिव्स की मुदाखलत पाई जाती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, क्या समझती हैं कि इस केस का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजों को और अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पे स्टैंड लिया और जस्टिस ने जो लेटर लिखा है उस पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे और बहुत जिस तरह के वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं, अगर फुल कोर्ट हो जाती है तो इस पे बेस्ट है। अदरवाइज़ जिस तरह के अदारों में मुदाखलत हो रही है और कौन कर रहा है, जो कह रहे हैं कि उनका नाम भी मेंशन किया जाए और बताया जाए कि कौन मुदाखलत कर रहा है, पॉलिटिकली पार्टीज़ कर रही हैं, कौन कर रहा है। जबकि मेरा नहीं ख्याल है अगर आप एक हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और आप इस लेवल पे हैं तो आप के कोई काम में या कोई आपके ऑर्डर में कोई मुदाखलत करे। दूसरी बात ये है कि हर किसी को अपने, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना मुकाम दिया है तो आप दूसरों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखें ना। अभी मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में एक केस फाइल किया है कि लोग लिटिगेशन में 10-10 साल वेट करते हैं और केसेस पेंडिंग हैं। इन तमाम मामलात को दूर करके तो अगर आवाम का और लोगों के केसेस का ख्याल रखा जाए तो आई थिंक बहुत बेहतर है। मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी यही इस्तदा है, जो पेंडिंग है, जो लिटिगेशन से है, जो मज़ीद इतने अच्छे और भी वकला हैं जो हमारे सीनियर हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको आप एज ए जस्टिस अपॉइंट करें, जिनकी बनती है जॉब आप उनको अपॉइंट करें ताकि वो लोगों के मसाइल हल करें, उनके केसेस, ना कि एक दूसरे को एलिगेशन लगाना, जाना आना, लेटर आ रहे हैं जा रहे हैं। ये एक नया इशू पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया है। बिल्कुल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नया इशू जो है वो खड़ा हो चुका है। यकीनी तौर पर ये जो जजेस की जानिब से लिखा गया खत था जिसके अंदर बहुत सारी नई बातें और नए इंकशाफात जो है वो किए गए हैं, इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात भी अभी होना बाकी है। अब देखना यह है कि इस खत की तहकीकात के बाद क्या सामने आता है और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस ज़ेर समात है इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सहाफ़ियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, साथ ही साथ वकला की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब देखना है कि 29 अप्रैल को इस केस के ऊपर मजीद क्या पेशरफ्त होगी, क्या इस बार जो है वो इस केस का फैसला मेरिट के ऊपर हो सकेगा या फिर कोई मुदाखलत होगी और फिर ये फैसले जो है वो बदल जाएंगे, क्या जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकेगा और प्रॉपर एक इंक्वायरी और एक तहकीकात इस खत के हवाले से हो सकेंगी और ये चीज़ सामने लाई जा सकेगी कि इस खत की हकीकत असल में क्या है और क्या जो जजेस की जानिब से खत लिखा गया इसमें कोई सदाकत थी या इसके ऊपर जो है वो कोई गलत बयानी जो है वो की गई है। बहरहाल इसकी तहकीकात एक अभी बाकी है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 में से 6 जजेस की जानिब से ये दावा किया गया है और ख़त के अंदर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि अदलिया के फैसलों के अंदर, माताहत अदलिया के फैसलों के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटिव और इदारों की मुदाखलत पाई जाती है, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब देखना यह है कि 29 अप्रैल को इस केस पर आगे मजीद क्या समात होती है और क्या इसमें मजीद पेशरफ्त होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेगी, क्या इस केस का मेरिट के ऊपर फैसला हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये तो बहरहाल 29 अप्रैल को पता लगेगा। लेकिन बहरहाल पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर नजरें जमाई बैठी है। न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि इंटरनेशनली भी इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है पाकिस्तान के जस्टिस के निज़ाम को कि अब वो अदालतें जो दावा करती हैं और वादा करती हैं कि आम आवाम को इंसाफ फराहम करेंगी, क्या इस बार वो अपने जजेस को इंसाफ फराहम करेंगे, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।
पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर उठती उंगलियां हैं और दूसरी जानिब जो है वो बढ़ती हुई महंगाई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो अहम इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। एक पर आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है। इससे कबल हमने विजिट किया मुख्तलिफ सस्ते बाजारों का और मार्केट्स का। शेख खुर्दनोश की कीमतों को जो है वो हमने विजिट किया था, उनकी सूरत हाल आपने देखी। अब रमजान उल मुबारक का तीसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है। ईद उल फितर भी जो है वो नजदीक आ चुकी है। मार्केट में हम मौजूद हैं। आज हम लोगों से बात करेंगे कि ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है और क्या कोई जो है वो कीमतों में कमी आई है, कोई मुनासिब रेट हैं, कोई बच्चों को जो है वो इस दफा ईद पे अच्छे ड्रेसेस दिलवाए जा सकेंगे, नहीं दिलवाए जा सकेंगे, किस तरह की ईद आवाम की गुजरेगी और महंगाई के हवाले से लोगों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। साथ ही साथ कुछ शॉपकीपर्स के साथ हम बात करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि आम जो लोग आते हैं हम उनसे तो बात करते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है, उनकी शॉपिंग कैसी गुजर रही है, लेकिन इस बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शॉपकीपर्स के साथ भी बात करें कि उनका बिजनेस कैसा जा रहा है और क्या इस काबिल है, बिजनेस स्टेबल हुआ है कि ईद अच्छी जो है वो गुजर सके। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट की, गाहक आ रहे हैं या गुज़िश्ता साल से कम रश देख रहे हैं? ये 2 साल हो गया बिल्कुल महंगाई ने तबाही मचा दिया। जो इससे पिछली दफ़ा जो पीडीएम का हुकूमत रह चुके हैं 16 महीने, उसने मुल्क का जो है ना बिल्कुल सफाई कर दिया। और इस दफ़ा फिर क्या नाम है कहते हैं कि हम मुल्क को खसारे से निकाल 70 साल में इसने क्या किया, मुल्क दिन ब दिन खसारे में जा रहे। खूबसूरत त्यौहार है ईद, मना पाते हैं। लोगों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लोगों को की कुव्वत खरीद है, खरीद पा रहे हैं लोग? मैं तो कह रहा हूँ लोग पहले बिल जमा करवा दे गैस का और बिजली का, फिर उसके बाद खरीदारी की तरफ सोचो। अपनी सूरत हाल भी बताइएगा कि आपके घर का निजाम चल पाता है इस सूरत हाल में जब गाहक ही नहीं आ रहे? इसी क्या नाम है 4 साल पहले सिस्टम बहुत अच्छा था, अब बदल गई चीजें। बस अब तो मुल्क को इस लोग ने सही बदल दिया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत तो हम हुकूमत को मानते नहीं तो क्या उसको मुबाम बोल देगा? इस कदर मायूसी और क्या हुकूमत तो है ही नहीं। ये तो चुन चुन के कोई एक बंदा जो है ना वो क्या नाम है अपना माँ के साथ नहीं आते पाकिस्तान और कंधा नहीं दे सकते तो मुल्क को कंधा तोड़ दे सकते। बिल्कुल अवाम की नाराजगी और सूरत हाल मायूसी आपने देखी है। आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गाहक आ रहे हैं? जी गाहक आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। आते हैं लेके चले जाते हैं, उनकी गुंजाइश नहीं बनती, इतनी हालात नहीं है लोगों के ख़रीदारी करने के। बच्चों का बस वो मुश्किल से निज़ाम, बच्चों को खुश करने के लिए उनकी खरीदारी हो रही है। वैसे बड़ों का ओवरऑल जितना काम है वो नहीं है मार्केट अच्छा में। अमूमन हम देखते हैं कि दुकानदार जो है वो हमेशा ज़्यादा में आते हैं कि कीमतें बढ़ा दी हैं और सारी जो महंगाई है वो दुकानदारों की जाने शुरू की है। आप अपना हाल जरा बताएं कि आपके घर की क्या सूरत हाल है इस महंगाई के दौर में? आसानी से मैनेज हो पाता है? ऐसा नहीं है, ये तो हम कहते हैं कि दुकानदार चीज़ महंगी है, दुकानदारों को भी तो चीज़ें पीछे से महंगी आती हैं। जितने बड़े माफिया बैठे हैं ये तो सारा उन्हीं का कसूर है। दुकानदार तो बेचारे वो क्या करें, जब उनको पीछे से चीज़ महंगी पड़ेगी तो आगे भी तो उसी तरह बेचेंगे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को कहता हूँ बस अल्लाह ही हमारे मुल्क पे रहम करे। वैसे जिस तरह के हुक्मरान है ये तो मुश्किल लग रहा है। छोटे भाई आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गाहक आ रहे हैं? जी बहन गाहक तो आ रहे हैं मगर बस रेंज नहीं बन रही उनकी, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको भी। कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है? कम हो गई, बहुत कम हो गई। आपका बिजनेस मुतासिर होता है? क्यों नहीं, काफी मुतासिर होता है। फिर उसके बाद जाहिर है आप लोगों के घर में भी वो ईद की पहले जैसी खुशियां तो नहीं होती होंगी ना? जैसे पहले महंगाई कम थी तो हर चीज आप लोगों को भी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है, कैसे कैसे करके बस कर लेते हैं। मुश्किल होती है जब जाहिर है जब दुकानदारों पे इल्जाम तो आयद किया जाता है कि महंगाई वो करते हैं, लेकिन उन्हें भी चीजें महंगी मिलती हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए जो है वो ईद की शॉपिंग करनी होती है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर गाहक जो है वो ना होने के बराबर है। हम भी खुद भी देख रहे हैं कि रश जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कुव्वत खरीद लोगों की उतनी नहीं रही। मजीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट के अंदर जो है वो महंगाई की। इससे कबल हमने देखा कि रमजान उल मुबारक के महीने में शेख खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। अब जो है वो हम देख रहे हैं कि कपड़ों जूतों को भी पर लग गए। जी जी, महंगाई तो बहुत हो जी, बिल्कुल। क्या कहा जा सकता है अभी? क्या सूरत हाल मार्केट की देख रहे हैं? मार्केट में तो बहुत महंगाई है यहाँ पे, तो अभी मुश्किल है गरीब लोगों के लिए। तो यहाँ पे स्टॉल पे होता था पहले के गरीब लोग चलो स्टॉल से ले लेते थे, पर अब वो भी हाल नहीं है। अब ये दुकानों वाले रेट पे स्टॉल वाले भी है। इतनी महंगाई हो गई? जी जी। ऐसे में कितना मुश्किल होता है बच्चों को ईद की खुशियाँ देना? वो तो ज़ाहिर बात है, हर इंसान की मतलब कोई हद नहीं होती है। बच्चों को ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों की तो होती है। इस बार वो भी मुश्किल होता जा रहा है। वो तो मुश्किल होता जा रहा है।
यहाँ मैं आप लोग को ये भी बताऊं कि ये इस वक्त जिस बाजार के अंदर मैं खड़ी हूँ इसे कराची कंपनी G9 मरकज के अंदर की मौजूदा कराची कंपनी बाजार है, और ये आप समझ लें कि इस्लामाबाद का सबसे इकोनॉमिकल और सबसे सस्ता बाजार जो है वो शॉपिंग के हवाले से कंसीडर किया जाता है, स्पेशली ईद शॉपिंग के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेरे कैमरा में नवीद आपको दिखाएंगे कि स्टॉल्स लगाए गए हैं और अमूमन कोशिश की जाती है कि सस्ती चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फ्राहम की जाएँ, कोई ब्रांड्स मौजूद नहीं है, आम रैंडम जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये वो बाजार है जो ईद के दिनों में यहाँ पर तिल धरने की जो है वो जगह नहीं होती थी, इतना ज्यादा जो है वो रश देखने को मिलता था। लेकिन आज आप लोगों का ओपिनियन सुन रहे हैं कि यहाँ भी महंगाई की सूरत हाल ये है कि स्टॉल पर जो चीजें जिस कीमत में फरोख्त की जा रही है दुकान पर भी वही सूरत हाल है, तो लोग बड़े हमें परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे कि कितना मुश्किल है इस बार अपनी ईद की खुशियां मनाना इस महंगाई के दौर में। सूरत हाल जो है वो देख रहे हैं मार्केट की, चलता फिरता माहौल तो थोड़ा सा बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बस अल्लाह से उम्मीद है मार्केट थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। बस बाकी महंगाई की वजह से गाहक में कमी आ रही है। बस महंगाई तो सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बच्चे को पता है कि मल में क्या हो रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जो कुछ बोलते हैं आप सबको मालूम है, कुछ भी नहीं हो सकते। बाकी अल्लाह से उम्मीद है अच्छाई के लिए, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। कितना मुश्किल लग रहा है आपको कि इस दौर के अंदर बच्चों को ईद की खुशियां देना? क्या अभी इसमें कुछ बोलने का है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह गरीब पीसते जा रहे तो ये अमीर होते जा रहे, गरीब होते जा रहे। बस क्या सूरत हाल देख रहे हैं बाजार की? महंगाई ज्यादा है? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई। जिस दुकान पे जाओ 1000 रुपए का चीज 3000 का है, 3000 की चीज 6000 का है। मुश्किल लगता है शॉपिंग करना बहुत ज्यादा। ईद के लिए मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी का बस की बात नहीं है, ईद मना सकेंगे? नहीं मना सकते। क्या कहना? अमीर भी रो रहे तो गरीब का तो ले ही नहीं सकते। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत ने तो बड़े दावे नारे लगाए थे। हुकूमत यार हम सबसे नाराज है। आप हुकूमत से नाराज है? हुकूमत आपसे नाराज है? बस हम वो भी नाराज है, हम भी नाराज है, बात बनती ही नहीं है। कभी बोलते इमरान खान अच्छा है, कभी बोलते नवाज शरीफ अच्छा है, कोई ये वो सारा धोखा है, फ्रॉड है, कोई भी अच्छा नहीं है। अपना मजदूरी करो और अपना काम करो, कमाओ खाओ पियो, वरना हुकूमत का इंतजार कर कर के भूखे मर जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब कस्टमर्स आ रहे हैं, गाहक आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे होता था पहले 2 वक्त में कि कस्टमर जैसे आता था, एक शख्स आ जाता था तो पूरी फैमिली के लिए सामान ले लेता था, वो सूरत हाल अभी नज़र नहीं आ रही। जो शख्स आ रहा है वो भी बामुश्किल बेचारा अपने लिए अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों से खाने पीने की अशिया पूरी नहीं हो रही, तो बेचारे पहनने के या जूतियों के क्या पूरे कर सके। तो बहुत हर बंदा परेशान है। जो तनख्वाहदार है वो बेचारा तो बिल्कुल किसी काम का रहा ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो बात है, लेकिन जाहिर है आप लोगों की भी फैमिलीज हैं, जब बिजनेस अच्छा नहीं होता, काम अच्छा नहीं होता, तो आप लोगों की ईद अच्छी गुजरती है, कैसे मैनेज करते हैं? बस चलो जैसे भी है, ये कारोबारी तबका है, चलो ऊपर नीचे करके चलो मामला कुछ न कुछ कर लेते हैं ना, कुछ न कुछ निजाम चला दिए। मिडिल तबका इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अपना बिजनेस करते हैं, चलो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जो मतलब तनख्वाहदार तबका होता है, जो मतलब बिल्कुल नीचे लेवल पे चला जाता है, वो बेचारा किसी काम के लिए सफेद पोश लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो बेचारे सिर्फ देख के यहाँ के आजमा लेते कि चलो बेटे के लिए ये ले लूंगा, मगर हो ही नहीं सकता उन बेचारों से। कई कस्टमर क्या कहेंगे हुकूमत को? मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा, खुदा का वास्ता है, इस मुल्क पे रहम करो, इस कौम पे रहम कर लो। अभी भी वक्त है, कुछ वक्त के लिए तुम्हारे पास वक्त है, वरना यकीन जानो फिर हाथ मलते रह जाएंगे कि काश अगर ऐसा हो जाता तो हम ऐसे कर लेते, हम अपने पेट पे पत्थर बांध लेते, मगर आवाम को सहूलत देते, आवाम को उठा लेते। वक्त गुजर जाएगा, फिर रहने आपके कुछ भी नहीं है। अल्लाह का नाम है, अभी भी आपके पास बोनस चांस है, कुछ कर लो, ये महंगाई को कंट्रोल कर लो, अपने खर्चात कम कर लो, ये सरकारी पेट्रोल चलाना बंद कर दो। गाड़ी सरकारी होती है, फैमिली घूम रही होती है, कोई भी गाड़ी आप देख लें सरकारी, यकीन जाने फैमिली उसकी सरकारी गाड़ियों में घूम रही है, पेट्रोल जल रहा है, मेरा चल रहा है, आपका चल रहा है, ये खून पसीने की कमाई गरीब की जा रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के हवाले से वुकला और सहाफियों की गुफ्तगू आपने सुनी। अगर सहाफियों की गुफ्तगू की बात की जाए तो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो उनकी जानिब से की गई कि जब तक ओहदों पर बैठे हुए लोग मजबूत नहीं होंगे, उनके फैसले मजबूत नहीं होंगे, तब तक अदालती निज़ाम जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। बहरहाल ये सवाल तो बनता है कि जो खत जजेस की जानिब से लिखा गया, ये पहले क्यों नहीं लिखा गया, और क्यों इसके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई लेटर आज तक किसी को जारी नहीं किया गया, क्यों आज ही ये सवालात जो हैं वो उठाए गए और आज ही ये खत लिखा गया।
इससे कबल इस मामले के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई गई। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए जो है वो वबाले जान बन चुकी है। हुकूमत की जानिब से ये दावे और नारे तो लगाए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रमजानुल मुबारक के आगाज से ही पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई का एक जो तूफान और एक जो बम गिराया गया उसके असरात हमें अभी तक नजर आ रहे हैं। रमजानुल मुबारक शुरू हुआ तो अशिया खुर्दनोशी कीमतों को हमने पर लगते हुए देखे, सस्ते बाजारों के अंदर महंगी चीजें बिकती हुई देखी, और अब जब ईद उल फितर जो है वो नजदीक पहुंच चुकी है तो यहाँ की सूरत हाल भी आज आपने जानी, अवाम की राय आपने जानी। अवाम इस कदर हुकूमत से नाराज है कि अब तो कोई तनकीद और गिला करने के लिए भी अवाम जो है वो तैयार नहीं है। बहरहाल अवाम गिला करे ना करे, तनकीद करे या ना करे, हम तो सवाल करेंगे कि आखिर इस अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता, क्यों झूठे जो है वो नारे लगाए जाते हैं, क्यों झूठे वादे और दावे अवाम के साथ किए जाते हैं जब रिलीफ नहीं दिया जा सकता। छोटी छोटी खुशियां जो है वो ईद की अपने बच्चों को देने के लिए इस वक्त हमें लोग मजबूर नजर आ रहे हैं, और इस कदर मजबूर और बेबस अवाम हमें नजर आ रही है कि जो छोटे बच्चों के कपड़े, जूते, जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो अपने बच्चों को जो है वो अवाम इस वक्त देने से जो है वो कासिर है। तो बहरहाल देखना यह है कि हुकूमती दावे और नारों का क्या बनेगा, किस तरह से वो अवाम को रिलीफ देंगे और किस तरह से जो है वो इस इदालती निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। आज तमाम तर जो है वो इश्यूज डिस्कस किए गए प्रोग्राम के ऊपर। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।